अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से लूटा दिल्ली। शिमला भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हिमा फोर्ट के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि नई शराब नीति से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने काफी कमीशन कमाया है। अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए हैं और जो इस शराब नीति के अंदर हजारों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली के सीएम ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया है। भाजपा नेता ने कहा, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी उसका आज खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। दत्त ने कहा कि हमने केजरीवाल और सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आज यह स्टिंग सामने आया है, हमने सच दिखा दिया, अब सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार पिछले काफी समय से क्वेश्चन मार्क में खड़ी है, कटघरे में खड़ी है, उसको लेकर के आज हम कुछ बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो दिल्ली सरकार की केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक जुगलबंदी है, जो कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, बड़ा कुछ इस देश के अंदर परिवर्तन करने के लिए आए हैं, लेकिन जो उनकी हरकतें देखने में आई हैं उससे आज सारा देश भी और खास करके अन्ना हजारे जी भी आज काफ़ी परेशान होंगे। क्योंकि अन्ना हजारे जी ने अभी 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा, हम तो लोकपाल की इंतजार कर रहे थे और यहाँ हमारे चेलों ने तो शराब के ठेकों में भी पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिल्ली में इस बात को उजागर किया है एक व्यक्ति ने, जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस आबकारी नीति पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगातार कटघरे में खड़ा किया था और ईडी ने भी उनके काफ़ी जगह पर छापेमारी की है और कुछ तथ्य सामने आने बाकी हैं और एफआईआर भी सीबीआई ने उनके खिलाफ एक रजिस्टर्ड की है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछा। जब ये आबकारी नीति बनी तो उन्होंने कहा कि जो आबकारी पुरानी नीति थी उसमें क्या खामी थी और जो आप नई नीति लेकर के आए थे आबकारी नीति, उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसमें क्या कमी थी, इसके बारे में जवाब दीजिए। अब यहाँ कुलविंदर को टोकते हुए वीडियो बना रहा शख्स पूछता है कि क्या एक बंदे से 253 करोड़ रुपए लिए गए हैं 1 साल के लिए। जवाब में कुलविंदर कहते हैं कि 253 करोड़ तो बहुत कम लिए हैं, बाकियों से तो 500 करोड़ रुपए लिए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो शराब की जो नीति बनी है इसमें काफी बड़ा लूटमार भी हुई है, घोटाला भी हुआ है, कमीशनखोरी भी हुई है और दिल्ली सरकार के ही एक्साइज कमिश्नर ने उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बने और उसके आधार पर ये आबकारी नीति दिल्ली की बने। लेकिन उस कमिश्नर की जो एक सजेशन थी, कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसको नज़रअंदाज करके जो केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया की सरकार एक नई नीति लेकर के आई, जिसमें सारे जो पुराने जिनके लाइसेंस रद्द हुए थे, जिनको शराब के काम में करते हुए डिफंक्ट घोषित किया गया था और उनके लाइसेंस नहीं थे, उन लोगों को दोबारा से लाइसेंस दिया गया है। तो सारा देश भी और हम लोग भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर कई कुछ परिवर्तन करेंगे, सुधार करेंगे,
और हम भी यहाँ पर अपने पांव जमाने के लिए आना चाहते हैं। लोगों को एक अच्छा प्रशासन देंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे, शिक्षा की नीति अच्छी देंगे। ये कई कुछ लोगों को एक झूठे आश्वासन दे करके एक हिमाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश की पवित्र देवभूमि को भी, पवित्र जो भूमि है उसको अपवित्र करने का आम आदमी पार्टी का एक मंसूबा है। उस संदर्भ में हम आपके सामने यहाँ इस आम आदमी पार्टी की पोल खोलना चाहते हैं और आपके माध्यम से ये सारे प्रदेश की जनता को पता लगे कि ये आम आदमी का चाल और चरित्र क्या है। ये इसलिए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। स्पष्ट है कि दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेल हुआ है। कमीशन लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। सिसोदिया और केजरीवाल के मित्रों को इससे काफी फायदा हुआ। भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा और चेयरमैन कमल नैन प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। कमीशन में क्या हुआ है, जो ऐसे ठेकेदार थे जिनको मनीष सिसोदिया के पर्सनल ठेकेदार थे, पहले उनको कमीशन कितना मिलता था 2%, उनको बढ़ा करके 12% कमीशन किया गया है। तो ये 12% कमीशन का अधिकतर हिस्सा लगभग जो स्टिंग में जो आया है वो 6% जो है वो केजरीवाल और सिसोदिया के खाते में जाएगा, उनकी जेबों में जाएगा और उनको एक प्रकार से लूटमार करने का एक अवसर मिला है। ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पता चला है। और दूसरी बात यह है कि जब केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जनता से सरेआम एक अपील की थी कि जहां पर भी कोई करप्शन का मामला सामने आए तो आप रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए, उसकी स्टिंग करके हमें भेजिए, हम उस पर जांच भी करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। तो आज आम लोगों ने तो स्टिंग ऑपरेशन का शायद काम बीड़ा नहीं उठाया, लेकिन एक व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन करके, जो कि सीबीआई के जो लिस्ट में 13वें नंबर पर उसका नाम दर्ज है और उसका नाम है सन्नी मारवा। सन्नी मारवा, उसके पिताजी हैं कुलविंदर मारवा। तो ये उनका नाम जो है इस पूरे घोटाले में दर्ज है। तो उस घोटाले में दर्ज है तो उनके साथ ही जो स्टिंग करने वाला व्यक्ति उनसे कई सवाल पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि हम वो ये पूछता है कि सीबीआई के आबकारी जो मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई, जैसे मैंने कहा कि 13वें सीरियल नंबर 13 पर उस व्यक्ति का नाम दर्ज है, शशि मारवा और उसका कुलविंदर मारवा। और वो उस जो स्टिंग वाले को ये कहता है कि हम अधिकतर जो दुकानें हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों में और जो झुग्गी बस्ती और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमको दुकान कम से कम किराए पर मिलेगी, तो इसलिए हम हर दुकानदार से 10 लाख रुपए महीने का कलेक्ट करेंगे और उस 10 लाख रुपए के माध्यम से और 6% जो है उसमें आम आदमी पार्टी को हमको देना है। लेकिन उसमें ये भी कहता है कि आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं कि हम 6% तो लेंगे लेकिन ये होगा ब्लैक में, लेकिन इसको व्हाइट करने का तरीका भी हमें बताओ कि इसको हम ब्लैक को व्हाइट कैसे करेंगे, ये भी उसमें स्टिंग ऑपरेशन में कहा है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो दिल्ली की सरकार को 253 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। लेकिन स्टिंग वाला ये कहता है कि भाई क्या सारे साल का 253 करोड़ है? नहीं, वो कहता है कि जो ये शराब के व्यापारी हैं वो कहते हैं नहीं, 253 साल का नहीं है, हम तो 500 करोड़ भी ले रहे हैं लोगों से। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला इस काम में हुआ है। और उसने ये भी कहा है कि जो एक माफियाओं के जो है 144 करोड़ रुपए माफ भी किए गए हैं इसमें। जो शराब माफिया थे उनको लाइसेंस देने के बदले में, उनसे कोई फीस लेने के बदले में 144 करोड़ रुपए का सीधा उनको फायदा पहुंचाया गया है।
तो अगर आप उस स्टिंग का कंटेंट आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको पूरे शब्द उसके सुना सकता हूँ। पीड़वाड़ी गुरुजी श्रीमान धन सिंह घरिया, शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेज कोदली, पोखरी, चमोली की ओर से समस्त जनपद वासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नशे में धुत सिपाही ने होमगार्ड पर जमकर बरसाए लात घूंसे। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने सिपाही को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। जिला कमांडेंट होमगार्ड को लेटर जारी व जांच कर कार्रवाई के दिए आदेश। जनपद जालौन के अंतर्गत रामपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। दतिया जिले के भांडेर विधानसभा के क्षेत्र ग्राम बिचौधना में चोरों द्वारा एक घर को निशाना बनाकर पुश्तैनी जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया गया। जब मामले को लेकर फरियादी रिपोर्ट के लिए थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने गहनों की रसीद मांग मामले से दूरियां बनाते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया को ज्ञापन के दौरान फरियादी द्वारा मीडिया को बताया गया कि उसके घर में 30 अगस्त मंगलवार को रात चोरों द्वारा उनके पुश्तैनी जेवरातों को चुरा लिया गया। उक्त मामले को लेकर भांडेर थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी द्वारा जेवरातों की रसीद मांगी गई, जबकि फरियादी ने प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन जेवरातों की रसीद हम कहां से लाएं? उस समय रसीद का प्रचलन नहीं होता था। बताने के बाद भांडेर थाना प्रभारी द्वारा मामले से दूरियां बनाकर FIR नहीं लिखी गयी, जिससे नाराज फरियादी एवं उसके परिवार के सदस्य पुलिस अधीक्षक दतिया के द्वार पहुंचे न्याय के गुहार के लिए, जहां ज्ञापन के दौरान रखी अपनी बात। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र निराकरण का भी दिया आश्वासन। आदि बात फरियादी द्वारा मीडिया को बताई गई। मामला ये है कि यहाँ हमारे गांव में अरविंद दुबे की चोरी हुई है। चोरी की रिपोर्ट करने जब ये वहाँ थाना भांडेर पहुँचे तो उसमें सामान जितना गया है, पुलिस का कहना ये है कि इसको कम कर दो, और यदि कम नहीं कर पा रहे हो तो इसकी रसीदें दो हमें, अन्यथा हम रिपोर्ट नहीं लेंगे। उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली, इसलिए हम SP साहब को ज्ञापन देने आए थे। रिपोर्ट किसने नहीं ली? रिपोर्ट थाना प्रभारी भांडेर ने। चोरी कितने की है? चोरी लगभग जो है 15 तोला सोना है, 1 किलो चांदी है लगभग। आकलित कितनी हुई? कितना आकलित खबर लगा लो आप, 8.5 लाख के लगभग होगी। वो कितना दर्शाने की बोल रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं इसे कम करो तभी लेंगे हम। कितना कम करो? अब ये नहीं बताया उन्हें कितना कम करो। तो आपके पास क्या कागजात नहीं है क्या? रसीद वगैरह है? रसीदें कोई रखता है गांव में? बंटवारे का परिवार के बंटवारे का सामान पीढ़ियों से है, वो कौन देगा उसकी रसीद? आप बताओ। मैं किसी के गांव में किसी के पास होती हो तो बताइए आप। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी FIR दर्ज की जाए। पुलिस अधीक्षक ने ये कहा कल तक निराकरण हो जाएगा आपका। बिजनौर पुलिस ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। दरोगा की वर्दी पहन लोगों पर करता था रौब गालिब तथा पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई लोगों से पुलिस के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का कर चुका था ठगी के आरोपों में पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नया गांव के रहने वाले राजेंद्र ने अपने बेटे सोनू को पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर थाना हल्दौर के गांव शेरपुर कल्याण निवासी सेंटी कुमार पुत्र ओमपाल सिंह को 1 लाख दिए थे। सेंटी आज सुबह राजेंद्र के घर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचा और 4 लाख रुपए और मांगे। इस दौरान राजेंद्र को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने सेंटी नामक से ठग से पूछताछ की तो सारी पोल पट्टी खुल गई। फिलहाल सेंटी नामक शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में है। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम तुम्हारा? पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? तो दूसरा गांव कौन सा है तुम्हारा? अच्छा, कैसे पकड़े गए थे? मैंने पैसे के बाद से बुलाया था, इसलिए पकड़ा गया। अच्छा, कॉल लेटर दिया था आपने इनको? कैसा? अच्छा, किसको भर्ती कराने के लिए दिया था? के भाई को, छोटे वाले को। अच्छा, क्या कहा था? नौकरी लगवा दूँगा। अच्छा, और कैसा कॉल लेटर कैसे दिया था? कंप्यूटर वाला टाइप किया हो। अच्छा, वर्दी कितनी बार पहनी थी ये? अब पहली बार ही पहनी है। नहीं, इससे पहले भी आप गांव में आए थे वर्दी पहन के? हाँ, ये 2
तो बाद बताइए। ये कोल लेटर कहाँ से बनवाया था तुमने? यहाँ से बनवाया। थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी सैंटी कुमार, जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्दौर का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उप निरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। 2 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। पूर्व में भी विगत वर्ष या 3,70,000 रुपये एक व्यक्ति से लेकर उसकी भी नौकरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास इसने किया था धोखाधड़ी करने का। उसमें भी मुकदमा लिखा गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई। अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर। ब्रजेश पाठक का बयान, लेवाना होटल के खंगाले जाएंगे कागजात। लेवाना होटल के साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी होगी जांच। दोषी लेवाना होटल पर होगी विभागीय कार्यवाही। पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लेवाना होटल को दी है नोटिस। लेवाना होटल में सुरक्षा के नहीं है पुख्ता इंतजाम। उनको हम लोग मंगा लिए हैं, जो होटल की पत्रावलियां उनको मंगा लिए हैं और जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं उनकी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों का नाम पता अभी आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन दोनों परिवारों तक हम सूचना भेज रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है और ये बहुत ही दुखद घटना है। 7 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। इलाज की में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मैं स्वयं इस बात को मॉनिटर करूंगा। और जो 2 लोग अपने जीवन को आहुति दिए हैं इस दुखद दुर्घटना में, उनके परिवार तक हम सूचना भेज रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार अभी हर स्थिति में हम इस समस्या को, जो ये दुर्घटना हुई है, इसको हम हल करने में लगे हैं। और यदि कोई ऐसी आवश्यकता है कि कोई लाइट बंद करो, ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, हम पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अभी गंभीर नहीं है, सांस लेने के कारण, धुएं के कारण, दम घुटने के कारण उनको यहाँ लाया गया है। सभी लोग ऑक्सीजन पे हैं, बातचीत करें, मैंने स्वयं बात की है और मुझे इस बात की पीड़ा है। ये घटना जो हुई है इसकी हम जांच कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर हमारे जो यात्री हैं या जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है उसकी हम तय करेंगे। होंडा ड्रीम सीरीज देखो जोरहाट के रामदेव सेवा समिति के बैनर तले बाबा रामदेव की दशमी के दिन निकाली गई पदयात्रा। इस यात्रा का आयोजन मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी से बाबा की जोत लेकर सुबह 6 बजे यात्रा का शुभारंभ किया गया। दशमी के दिन आज भक्तों द्वारा और समिति द्वारा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से पदयात्रा को सफल करते हुए हाथीगढ़ रामदेव मंदिर में बाबा की जोत ली गई। इस यात्रा में एक भगत दंडवत करता बाबा के मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। यात्रा में बाबा के जयकारे लगते हुए भक्त झूमते नजर आए। श्री कुलदीप सिंह कुंवरजी, सहायक अध्यापक भाषा इंग्लिश, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ग्वाड, सुनाक, संकुल देवल विकास खंड कर्णप्रयाग चमोली की ओर से समस्त जनपद वासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिसरवादा में केसरिया कंवर जी के मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सोजत रोड कस्बे के निकटवर्ती ग्राम सिसरवादा में केसरिया कंवर का मेला भरा गया। केसरिया कंवर के 1 दिवसीय मेले में रंग बिरंगे परिधानों से सजे महिला पुरुष श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिर में नारियल फूल माला चढ़ाकर अपने परिवार व देश व प्रदेश में की खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य ने मेले में किया शिरकत, जिसके बाद उन्होंने केसरिया कंवर जी के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजन से धार्मिक समरसता बढ़ती है व आपसी भाईचारा बना रहता है। इस मेले के आयोजन में जो आपसी भाईचारा व प्रेम देखने को मिला है वह एक मिसाल है, सराहनीय है। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का ग्राम वासियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। कंवर विकास समिति सिसरवादा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं और आप सभी प्रणाम करके जोर से जय बोलेंगे। केसरिया कंवर बाबा जी की
आज लावर गोल्ड एंड डायमंड्स कानपुर शोरूम में बीते शुक्रवार को देश भर के नायाब एवं एंटिक ज्वेलरी कलेक्शन आर्टिस्ट्री शो का 4 दिवसीय शुभारंभ किया गया। शो के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर के जाने माने हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी एवं दीप्ति सिंह भाजपा महिला मोर्चा में उपस्थित रहे। साथ ही शो में शहर के गणमान्य अतिथियों के साथ मलाबार ज्वेलर्स के मार्केटिंग हेड श्री संजीव शुक्ला भी उपस्थित रहे। शोरूम प्रबंधक संदीप सिंह ने बताया कि आर्टिस्ट्री शो आभूषणों के माध्यम से हमारे देश की कला और विरासत की शानदार अभिव्यक्ति है। प्रत्येक पीस मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के मास्टर शिल्पकार की कुशल कलात्मकता और विशेषज्ञता का प्रमाण है। पारंपरिक से लेकर समकालीन डिजाइन तक हम इस शो के सिग्नेचर मास्टर पीस की एक श्रृंखला तैयार करते हैं। साथ ही उन्होंने नगरवासियों को इस शो में आमंत्रित करते हुए कहा कि वो इस आर्टिस्ट्री शो में आए और आभूषण के हर पीस में कलात्मक रचना को देखें। वर्तमान में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के 10 देशों में फैले 280 से अधिक शोरूम और 5 देशों में 14 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसमें 4092 निवेशक हैं और 14,169 प्रबंधन कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 45,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को बदलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एक्स्टर, E&Y, डेलाइट आदि जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों की सेवाओं का उपयोग कर रही है। साथ ही फेयर प्राइस प्रॉमिस एवं 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट से बहुत किफायती है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स परियोजनाओं को लागू करते समय पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों का दृढ़ता से पालन करता है। यह एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी है और सामाजिक रूप से प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए अपने लाभ का 5% निर्धारित करती है। की शान जैसे सभी आपको जानते हैं, तो आज आप कहां पर आए, किस चीज का इनॉग्रेशन करा है, बताएं। आज हम लोग मालाबार में कुछ फैंसी डिजाइन की ज्वेलरी का आज इनने उद्घाटन किया है। हमको तो ये सभी फैंसी लग रही, जल्दी देखने नहीं मिलती हैं, तो उसी लिए आए थे। और बहुत अच्छा शोरूम, बहुत अच्छी पार्किंग, सबसे अच्छी बात कि ज्वेलरी की दुकान के साथ पार्किंग यहाँ पे उपलब्ध है और एक से एक ज्वेलरी और कानपुर की अच्छी जेंट्री यहाँ पर, तो बहुत अच्छा शोरूम है। वही बधाई देने आए थे। क्या कहना चाहेंगे कानपुर वासियों को, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय वासियों को? इस देखिए, कानपुर ज्वेलरी की बहुत बड़ी मंडी है। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की फैंसी ज्वेलरी जल्दी आसपास हमें लग रहा 100-200 किलोमीटर की रेंज में तो नहीं मिलती है। कानपुर की चाट और ज्वेलरी और जूते, 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, जिसमें मालाबार ने एक नया यहाँ कीर्तिमान स्थापित किया है कि एक शोरूम के अंदर कम से कम 300 वैरायटी तो इन्होंने सामने लगा रखी हैं। 3000 इनके पास और हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छा शोरूम चलेगा और बहुत ज़्यादा चलेगा। संजीव जी, एक जनरल मैनेजर पोस्ट में हैं, आप दिल्ली से आए हैं, आपको कानपुर में आके पहले तो बताइए कैसा लगा और फिर इस शोरूम के बारे में बताइए। सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अन्नू अवस्थी जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस शो के इनॉग्रेशन पे आए। इस शो का नाम है आर्टिस्ट्री शो। बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो स्टॉक हमने रखा हुआ है वो हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइंस हैं, जो जैसा कि अन्नू जी ने अभी बताया कि ये जल्दी कहीं मिलता नहीं है। 200-300 किलोमीटर के रेंज में आप चले जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, मालाबार की एक खासियत है 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पब्लिक को बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि एक तो हमारे रेट मार्केट से कम नहीं तो आप देखेंगे कानपुर की मार्केट से कंपेयर करेंगे तो 300 से 350-400 रुपये प्रति ग्राम तक कम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है मालाबार में। दूसरा, फेयर प्राइस प्रॉमिस हम करते हैं अपने ग्राहकों से, जिसमें कि आपको हम 10 वादे करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का, लाइफ टाइम मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस का। फ्री इंश्योरेंस आज कोई भी ज्वेलर नहीं देता, जो कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स देता है। और जैसा अनुज जी ने बताया कि जितने डिज़ाइन हमने यहाँ रखे हुए हैं, जो कम से कम मेकिंग चार्जेस है, जो बनवाई होती है जिसको लोग जानते हैं, बिल्कुल मिनिमम मेकिंग चार्जेस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो बहुत अफोर्डेबल ज्वेलरी है, हर क्लास के लिए ज्वेलरी है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी कानपुर वासियों से कि आएँ और हमारे शो में लाभ उठाएं इस चीज़ का।
सोजत रोड कस्बे में महावीर पक्षी घर का हुआ लोकार्पण। वरिष्ठ नागरिक समिति सोजत रोड की प्रेरणा से सोजत रोड प्रवासी जैन संघ तमिलनाडु द्वारा नेहरू पार्क के सामने 65 फीट ऊंचा नवनिर्मित महावीर पक्षी घर का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम मुख्य अतिथि सोजत विधायिका शोभा चौहान, सरपंच लक्ष्मी कछवा, पूर्व विधायक लक्ष्मी बारूपाल, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, सोहन लाल सोनी, निर्मल मेहता, संजय राठौड़, अशोक मुथा, चैन राज कटारिया, पिस्ता भाई, संतोष, हरीश कुमार, जितेंद्र, दिवांशु, कटारिया परिवार के भामा शाह सहित उदयपुर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस दौरान सोजत रोड के प्रथम सरपंच व विकास पुरुष जबर चंद्र मेहता के स्टैचू पर माल्यार्पण भी विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। श्री नरेंद्र सिंह रावत, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज निजमुला चमोली, उपाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ दशोली की ओर से समस्त जनपद वासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिमला के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों तक 3,000 रुपए मासिक फेलोशिप दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने CCS नियम 1972 के नियम 43B को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार के नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। बैठक में सोलन जिले के कृष्णगढ़ उप तहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकरियाना में 2 नए पटवार सर्कल खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की उप तहसील हरोली के तहत लालड़ी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल तथा चालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में नया कानून गो वृत्त खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की इंदौरा तहसील के अंतर्गत थापकौर और नूरपुर तहसील के अंतर्गत कमनाला में नए पटवार वृत्त बनाने को सहमति प्रदान की है। बैठक में सिरमौर जिले के नोहरा धार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सेल खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बलहसीड़ा में नया डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने के साथ साथ 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का एश्योरेंस भी दे रखा था। एक नई स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री अनुसंधान प्रोत्साहन योजना, शोध प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक शोधार्थी जो होगा उसको 3,000 रुपए 3 साल के लिए, जब से वो अपने पंजीयन कराएगा तब से जो है वो दिया जाएगा। प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से जो हमारा युवा है वो शोध अनुसंधान में जो है वो अधिक रुचि लेकर के काम करे और नए नए इनोवेटिव शोध जो है वो करे, उसको जो है वो 3,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन के रूप में जो है वो दिया जाए, ताकि वो अपना पूरा समय जो है वो शोध में ही कंसंट्रेट कर सके। एक और निर्णय लिया है कि हमारे जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, वो अगर बच्चा एडॉप्ट करती हैं, जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने के लिए,
अगर 1 साल से कम आयु के बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उन्हें भी मैटरनिटी लीव उसी प्रकार से 6 महीने के लिए मिलेगी। ये चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो है वो जो हमारे CCS लीव रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट करके दी है। Honda Dream Series। देखो देखे जमाना। आज दिनांक 5 सितंबर 2022 दिन सोमवार को कानपुर पास्टर्स एसोसिएशन की एक विशेष बैठक सुबह 11 बजे संपन्न हुई, जो न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड गोविंद नगर में संपन्न हुई, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए। इस विशेष बैठक की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष पादरी संजय आलविन की प्रार्थना से हुई। उन्होंने आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया और पूरे देश की शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना की। एसोसिएशन के महासचिव पादरी जितेंद्र सिंह ने सभी लोगों को बताया कि आने वाली 11, 12 व 13 नवंबर को एसोसिएशन के द्वारा विशेष वार्षिक कार्यक्रम नवजीवन महोत्सव का आयोजन क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज राउंड में किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहर के मसीह समाज के एवं सभी चर्चा के लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। इस नवजीवन महोत्सव में अपने शहर एवं प्रदेश व देश की शांति, समृद्धि, एकता और भाईचारे के लिए भी प्रार्थनाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पादरी एसोसिएशन का यही प्रयास है कि हम सब समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक दूरियों से आगे बढ़कर हम शहर की एकता, भलाई और उन्नति के लिए कार्य करें, ताकि हम सब आपस में एकता, प्रेम और शांति के साथ अपने देश को आगे बढ़ा सके। आज कानपुर पास्टर एसोसिएशन के हमारे कानपुर शहर के विभिन्न चर्चों के सम्मानित पादरी लोग और एसोसिएशन के तमाम सदस्य लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि 11, 12, 13 नवंबर को एक नवजीवन महोत्सव जो पिछले वर्षों में लगातार हो रहा था, इस वर्ष हम लोग इसे आयोजन करें और सारे धर्म के लोग वहाँ पर आकर आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव को कायम करें। जब ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो केवल मसीह समाज के लोग ही नहीं, परंतु सभी समाज के लोग वहाँ पर हम उन्हें बुलाएंगे ताकि वे भी आशीषित किए जाएं, हमारा शहर आशीषित किया जाए। और ये मुहिम केवल कानपुर में ही नहीं परंतु पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सभी लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। आज बहुत से लोग नफ़रत का शिकार हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत कर रहा है, लेकिन हमारा संदेश यीशु मसीह के नाम से यही है, आओ हम आपस में प्रेम करें और अपने देश और अपने शहर की उन्नति का कारण बने। आज पास्टर एसोसिएशन के तमाम लोग, तमाम सम्मानित पादरी यही संदेश लेकर यहाँ पर एकत्रित हैं कि हम लोग मिलकर अपने देश और शहर के लिए काम करें। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस कार्यक्रम यूपी स्टॉक एक्सचेंज सभागार हॉल, सिविल लाइन, कानपुर में मनाया गया। 29वें स्थापना दिवस पर समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले 12 व्यक्तियों एवं 3 जून को कानपुर में हुए उपद्रव को पूरी तत्परता से बिना किसी बड़े नुकसान के शांत कर देने में अपना बेहतरीन योगदान देने वाले कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी, तत्कालीन पुलिस उपायुक्त पूर्वी प्रमोद कुमार सहित 13 पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों का भी सम्मान किया गया। संगठन निरंतर 29 वर्षों से अपने उन व्यापारी साथियों व समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करता आया है, जिनका समाज के कल्याण में विशेष योगदान रहा। सभी को संस्था की ओर से पगड़ी, माला, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए व्यक्तियों में आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट, प्रमोद कुमार उपायुक्त कानपुर कमिश्नरेट, मोहम्मद अकमल खान सहायक पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट, नवाब अहमद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बेकनगंज कानपुर कमिश्नर, अशोक कुमार सरोज प्रभारी निरीक्षक थाना अनवरगंज कानपुर की कमिश्नरेट, उस्मान अली इत्यादि लोग रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र तिवारी, स्वागत सुरेंद्र सनेजा, संचालन नवीन शर्मा, समापन अतुल द्विवेदी के द्वारा किया गया। ये उद्योग व्यापार मंडल का ये बड़ा ही सार्थक और सकारात्मक प्रयास है और मुझे लगता है कि समाज में सभी लोगों को इससे ऊर्जा मिलेगी। जो लोग इन कार्यों में अपने आप को समर्पित करते हैं, भविष्य में उन्हें और बेहतर कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी और जो लोग देख रहे होंगे, आपके माध्यम से सुनेंगे, उन्हें भी ऊर्जा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बड़ा सकारात्मक एक कदम है। कभी इस तरह की परिस्थितियां ना हों, इसकी हम कामना करते हैं और लोग बेहतर से बेहतर कार्य करें, मोटिवेट हो करके इसकी हम प्रत्याशा करते हैं। सर, इसमें व्यापारियों से आप क्या सहयोग चाहते हैं कि भविष्य में ये आगे की कोई घटना ना घटे? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे व्यापारी बंधुओं से कुछ चाहने की ज़रूरत है। व्यापारी बंधुओं ने पिछले 1 वर्ष में अगर हम देखें
तो लगातार आगे बढ़ करके जहाँ जैसी ज़रूरत रही है खड़े रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी चाहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सौहार्दपूर्ण परिवेश यूं ही बना रहे। और आज असल में कानपुर में कोई घटना न घटे और जो पुरानी घटनाएं करने की कोशिश की गई है उसको रोकने में जो अधिकारी लोगों ने सहयोग किया और जो व्यापारियों ने भी, कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने सहयोग किया, उन सबको आज हमने 3 जून की घटना को लेके आज हम लोगों ने उन सबका सम्मान किया है। लगभग कितने लोगों को, पुलिसकर्मियों को सम्मान किया गया, कितने व्यापारियों को सम्मान किया? कुल 29 जनों का सम्मान किया गया। उसमें पुलिसकर्मी भी थे, व्यापारी समाज के लोग भी थे। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश सीधा सीधा ये देना चाहते हैं कि पुलिस के और व्यापारियों के बीच में व्यापार मंडल एक ब्रिज का काम करना चाहता है। एक ब्रिज का काम है कि व्यापारी समाज और पुलिस के बीच में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जितनी पुलिस से दिक्कतें हैं उनको हम लोग दूर कर पाएँ, जितनी व्यापारियों से दिक्कत है वो पुलिस अधिकारियों से मिलकर दूर कर पाएँ। हम ये चाहते हैं कि कानपुर में व्यापारी समाज सुरक्षित रहे और इन्हीं के सहारे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये हमने इनको आज महसूस कराया पुलिस को कि हम आपके सहारे सुरक्षित रह सकते हैं। हम उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं आप लोग को। Honda Dream Series देखो देखे जमाना। कानपुर में आज संत बाबा वडभाग सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गुरुद्वारा गुमटी नंबर 5 में संगत व लंगर का आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर त्रिलोचन सिंह एवं अजीत सिंह ने बताया कि संगत कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को आस्था से जोड़ा जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि लंगर में करीब 1200 से अधिक लोगों ने प्रसाद चखा। इस मौके पर परिविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसविंदर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। परम पूज्य संत बाबा मोहन सिंह जी महाराज का सेवक, शुरू से उनको चरणों में रहा हूँ। ये पावन दिहाड़ा सांझीवालता के प्रतीक, जुगो जुगो अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पहले प्रकाश पुरब को समर्पित और दुखियों के दुख दूर करने वाले धन धन संत बाबा वडभाग सिंह जी महाराज के पावन जन्म दिवस के अवसर पर ये प्रोग्राम उल्लेखे गए हैं। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य संगतों को गुरु के चरणों से जोड़ना, क्योंकि पातशाह ने वाणी में कहा है, तिथ है तू समरथ जित है कोय नाय, उत है तेरी रख अग्नि उदर माए, सुन कह जम के दूत नाय तेरा छड़ जाए। उस परमात्मा के नाम को सुनकर जपने से जो जमों के दूत हैं वो भी पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए ये समागम सारी संगत को गुरु के चरणों से जोड़ने के लिए एक ही उद्देश्य है, नानक कह घर केवल नाम की बात, केवल ईश्वर की बात और कोई बात नहीं। यही समागम की विशेषता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर। शिक्षक समाज की वो धुरी है जो विद्यार्थियों के जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों एवं ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर उनके उज्जवल भविष्य के निर्माता की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में शिक्षक दिवस बड़े ही सौम्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के विशाल परिसर को बड़ी शालीनता के साथ सजाया गया। गुरु दिवस के इस अवसर पर डीपीएस के चेयरमैन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा देने वाले सभी शिक्षक को इस मौके पर आमंत्रित कर अपने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया और सभी के प्रति आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर छात्र छात्राओं ने अपने अपने हुनर का परिचय दिया। डीपीएस चेयरमैन सीए संजय जैन ने इस शुभ अवसर पर कहा, मेरी सभी विद्यार्थियों से अपील है कि वे गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए उनके बताए गए मार्गदर्शन पर निरंतर आगे बढ़े तथा गुरु शिष्य की विशिष्ट भारतीय परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का दृढ़ संकल्प ले। ऐसे में हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डीपीएस स्कूल के चेयरमैन द्वारा उनके जीवन में आए सभी गुरुजनों का सम्मान निश्चित ही छात्र छात्राओं में एक नई चेतना जागृत कर गया होगा। शिक्षक स्वस्थ समाज का आधार है। जिस समाज में शिक्षक का आदर होता है वही समाज सुख शांति और विकास का साक्षी होता है।
डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल डिब्रूगढ़ में जैसे पूरे भारत में वर्ष में टीचर्स डे मनाया जा रहा है, हम भी दिल्ली पब्लिक स्कूल डिब्रूगढ़ में टीचर्स डे बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। टीचर्स डे इस बार हमारी स्कूल 2 साल पहले ही खुली, तो 2 साल पैंडेमिक होने की वजह से टीचर्स डे फिजिकली हुआ नहीं, सारे ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। इस बार मेरे को मौका मिला तो मैंने इस बार एक स्पेशल है गुरु वंदन, एक स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जो मेरे टीचर्स हैं जो डिब्रूगढ़ में उपस्थित हैं या जो हैं, मैंने उन सबको बुलाया, जिन्होंने आज मेरे को जैसा इंसान बनाया, आज मेरे को जो एजुकेशन की दिया, उन सबका आज उनको हम लोगों ने याद किया, उनको हमारे स्कूल में बुला के उनसे मार्गदर्शन के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की। आज बच्चों ने काफ़ी हर्षोल्लास से टीचर्स को, सारे टीचर्स को का अनुमोदन किया, कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ और काफ़ी हर्षोल्लास से ये हमारा स्कूल में आज टीचर्स डे का प्रोग्राम संपन्न हुआ। औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने रविवार साया बराल परतापुर स्थित कान्हा उपवन गौशाला पहुंचकर पशुओं के भरण पोषण की गुणवत्ता को परखा। साथ ही निगम अफसरों को निर्देशित किया कि छोटे पशुओं को आधा किलो और बड़े पशुओं को 1 किलो रोजाना पौष्टिक आहार चारे के साथ दिया जाए, जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी प्रशासनिक अफसरों के साथ रविवार साया परतापुर महरौली मार्ग स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे और सबसे पहले नगर निगम के अफसरों से गौशाला के विस्तारीकरण की जानकारी ली। उन्हें बताया कि गौशाला के विस्तारीकरण किया जा रहा है, दीवारें निर्माणाधीन है, जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने गौशाला में पशुओं के नवजात की स्थिति देखी, जो काफी कमजोर नजर आई। तभी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अफसरों से कहा कि पशुओं के भरण पोषण के लिए उपयुक्त पौष्टिक चारा दिया जाए। निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने गर्मी में पशुओं के लिए की गई पंखों की व्यवस्था पर निगम अफसरों की सराहना की। मंत्री जी ने कहा कि हमें गर्मी लगती है तो पशुओं को भी गर्मी लगती है, जो पंखों की व्यवस्था की गई है वह ठीक है। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी प्रियंका शर्मा से लंबी बीमारी के बारे में जानकारी ली। मोहिद्दीनपुर ग्राम प्रधान पुत्र विजय नामदेव ने उन्हें जानकारी दी कि गाँवों में कूड़ा निस्तारण के लिए शुल्क लिया जा रहा है, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो रही और ग्राम पंचायत ग्रामीणों को लाभ पहुँचाने के साथ स्वच्छ वातावरण के लिए प्रेरित कर रही है। आज श्री ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी के तत्वाधान में अमृत महोत्सव का आयोजन श्यामनगर स्थित लाला पुरुषोत्तम दास महाविद्यालय में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विनय पाठक ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर समिति से जुड़े 12 विद्यालयों के लोग लगभग 200 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत हुआ, धन्यवाद दिया गया। डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के संचालन कर रहे प्रधानाचार्य कीर्ति पसान ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी प्रकार विद्यालय के भी 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद इसी बात को ध्यान में रखते होंगे अमृत महोत्सव जैसा कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में संपन्न कराया गया। श्रीमती कीर्ति पसान, प्रिंसिपल श्री ओमर वैश्य विद्यापीठ श्यामनगर, CBSE बोर्ड एफिलेटेड स्कूल है, और आज हम अपने विद्यालय कमेटी की तरफ से अपने संचालित जितने भी विद्यालय हैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान अपने इस परिसर में कर रहे हैं, जो कि लगभग 200 के आसपास हमारे शिक्षक हैं, जिनका सम्मान आज हमारे शहर के कुलपति छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी के द्वारा हम सबको सम्मान मिल रहा है। इसके हम अनुग्रहित हैं। बफ स्पेशल, स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा।
ओला कंपनी की डीलरशिप देने के बहाने 28,20,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा जालौन कोतवाली में दर्ज कराया गया था धोखाधड़ी का मुकदमा। साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को बिहार से किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा से गिरफ्तार अभियुक्त को उरई के जिला न्यायालय में किया गया पेश। अभियुक्त को भेजा गया उरई के जिला कारागार। पीड़ित ने जताया जालौन पुलिस पर भरोसा। भैया क्या नाम है आपका? अरुण निरंजन जी। आपके साथ कुछ ठगी का मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला बताएं जरा। फेसबुक आईडी पे मैंने अपने जो है ओला कंपनी का एक ऐड देखा था डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जी। तो जिसको मैंने एक लिंक जो है जरिए जब उसको ओपन किया तो जो है उसमें एक फॉर्मेट आया, तो फॉर्मेट को मैंने फिल किया। तो फॉर्मेट फिल करने के बाद उसकी वेबसाइट आई, तो वेबसाइट में मैंने जाके देखा तो जो है वहाँ ओला कंपनी का विज्ञापन पड़ा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जी। जिसको मैं आगे जो है प्रोसेस चलाता रहा अपनी धीरे धीरे उसको फिलिंग करता रहा फॉर्मेट वगैरह। तो फिर उसके बाद कंपनी की एक जो है अनुष्का सिंह करके जो है कंपनी के एक एम्प्लॉय का फ़ोन आया मेरे पास, तो डीलरशिप के लिए बोला डीलरशिप लेना चाहते हैं क्या? मैंने कहा जी हाँ। तो बोले जो है मैं जो है जूनियर एम्प्लॉय हूँ, मैं आपकी जो है सीनियर ब्रांच मैनेजर सेल से जो सेल देखते हैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। तो 2 दिन बाद फिर उसका फ़ोन आया आलोक कुमार अग्रवाल करके। तो धीरे धीरे करके जो ऐसी प्रोसेस चलती रही तो थोड़ी थोड़ी करके जो है मैं रकम उसको जो है डालता रहा जी। और जब मैं जो 28,20,000 रुपये करीब डाल चुका था तो मैंने उससे जो है कंपनी से संबंधित और दस्तावेज मांगे और कंपनी जो है मिलने के लिए थोड़ा इनवाइट करना चाहा उससे, तो वो अपनी बात टालता रहा। जब मैंने वहाँ जाकर जो है किसी को दिखवाया बेंगलोर में जाके तो कंपनी में ऐसा मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, ना ये दोनों बंदे दिखाई दिए। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तब जाके मैंने यहाँ कोतवाली में जो है जाके अपनी FIR दर्ज कराई पिछली 4 तारीख को, 4 अगस्त को करीब। तो तब से लेके जो है आज तक जो है पुलिस को थोड़ी सफलता उसमें मिली है और हमारी जो है कप्तान साहब का जो है मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि उनके जो है गठित की गई टीम से जो है सर्विलांस टीम और SOG टीम प्रभारी जो भी वहाँ डटे हुए हैं अभी भी, तो मुझे लगता है कि जो है और भी अपराधी गिरफ्त में पुलिस के बहुत जल्द से जल्द होंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने जो ज़िले के कप्तान साहब को, अपने जो है कोतवाल साहब को और SOG प्रभारी सर्विलांस प्रभारी योगेश पाठक जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत की और अभी भी मेहनत करके लगे हुए हैं ताकि जो है वांछित अपराधी जो भी हैं उनका गिरोह जो भी है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे है। ऑनलाइन फ्रॉड यानी साइबर ठगी इन दोनों चरम पर है। लोगों को तमाम प्रकार के प्रलोभन देकर, लालच देकर ऑनलाइन ठगी करने का व्यापार इन दोनों बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। ऐसा ही प्रकरण जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र से भी सामने आया है, जहाँ पर ऑनलाइन ठगों ने एक अरुण कुमार निरंजन जी हैं, उनको एक प्रलोभन दिया कि आपको ओला कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाई जाएगी। ओला कंपनी में हिस्सेदारी या फ्रेंचाइजी या एजेंसी को लेकर जो उन्होंने अपने प्रपत्र पेश किए उसको लेकर अरुण कुमार सिंह उनके झांसे में आ गए और उन्होंने 28 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड के खाते में कर दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद जब उनका फ़ोन बंद आने लगा तब कहीं जाकर वो चिंतित हुए और जाकर कोतवाली में उन्होंने अपनी बात की। कोतवाली में तहरीर मिलने के बाद साइबर क्राइम जो है एक्टिव हुआ और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में कोतवाली निरीक्षक जालौन शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किस्तीपुर बिहार यानी पटना से एक व्यक्ति मनोज कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया है और बताया भी गया है कि वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके खाते में 28 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुए थे। फिलहाल पुलिस बाकी के जो गिरोह के सदस्य हैं उनकी तलाश में अभी भी जारी है, दबिश दे रही है। इस गिरफ्तार किए गए मनोज कुमार को ट्रांजिशन रिमांड लेने के बाद पूछताछ के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया गुजरात राज्य के ऐतिहासिक मंदिरों का दौरा, दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं की प्रकट। आपको बता दें कि इस पावन तीर्थ की अवधि में माननीय मंत्री ने जूनागढ़ स्थित सबसे प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर, भावनाथ महादेव मंदिर और आदिशक्ति अंबा देवी मंदिर के दर्शन किए। सभी मंदिरों में श्रद्धा के साथ पूजा करने के पश्चात मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी दफ्तर का भी दौरा किया। मंत्री के इस दौरे में उनके साथ योग गुरु अनिल जैन के अलावा अन्य कई स्थानीय नेता और अधिकारी भी थे।
आपको बता दें कि स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण 1828 में पूर्ण हुआ था और तब से यह जूनागढ़ का एक हिंदू मंदिर के रूप में प्रख्यात है। इस मंदिर में स्वामीनारायण के साथ साथ कई देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई है, इसलिए हर साल हजारों श्रद्धालु श्री स्वामीनारायण के साथ साथ अन्य देवताओं के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर गिरनार पर्वत पर स्थित अम्बे मंदिर के दर्शन करने भी पहुंचे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए मां अम्बे के भक्तों को 9,999 सीढ़ी चढ़ना पड़ता था। हालांकि आजकल यहां आने वाले श्रद्धालु रोप वे के माध्यम से केवल 7 मिनट में ऊंचे पर्वत पर विराजी मां अम्बे तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही गुजरात राज्य भी तिरुपति की तरह मंदिरों का स्थल रहा है। इतिहास प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के अलावा इस राज्य की गोद में अनेक मंदिर है जिनका दर्शन कर आस्तिक लोग मोक्ष मार्ग पा लेते हैं। अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। श्री कुलदीप सिंह कुंवरजी, सहायक अध्यापक भाषा इंग्लिश, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ग्वाड, सुनाक, संकुल देवल विकास खंड कर्णप्रयाग, चमोली की ओर से समस्त जनपद वासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पाली राजस्थान के निकटवर्ती सियाट ग्राम में केसरिया कंवर का मेला आयोजित हुआ। क्षेत्र में खुशहाली व गौरक्षा की सोजत विधायिका शोभा चौहान ने की लोक देवता केसरिया कंवर जी से आराधना। इस मौके पर सोजत विधायिका ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4 दीवारी की घोषणा की। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि दलपत सिंह, महेंद्र सिंह, भावरलाल, हेमताराम, मांगीलाल रमलाई, अजय देवड़ा, पुखराज सीरवी, रमेश नाथ, केसरिया कंवर पुजारी, ताराराम व ग्रामीण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। Honda Dream Series। देखो जोरहाट शहर के हाथीगढ़ में स्थित गीता गौशाला में आज सुबह 4 बजे के लगभग आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार गौशाला में पीछे बने खेड़ की गोदाम में आग लगी। कुल 5000 वर्ग फीट के इस गोदाम में गायों के चारे के लिए खेड़ रखा जाता था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने तकरीबन 20 से 25 बार फेरे लगाए, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। दमकल विभाग के लोग जैसे पानी गिरते हैं वैसे एक बार तो आग पर काबू पा लिया जाता, पर थोड़ी ही देर में अंदर से आग धधक उठती नजर आती। आग पर काबू पाने के दमकल विभाग के कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जेसीबी से जली हुई खेड़ को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो अभी गायों को खिलाने के लिए आपके पास अभी कुछ भी खेड़ या कुछ भी बचा है? खेड़ कुछ नहीं हमारे पास में, खेड़ पूरी जल गई है और थोड़ी बहुत जो दूसरे गोडाउन में रखी थी वो आज सुबह दे दी गायों को, तो अभी खेड़ बिल्कुल नहीं। तो अभी गाय कैसे क्या खाएगी? आज आई ना 4-5 गाड़ी खेड़ आई है, तो वापस आएगी, कल आएगी तो खिलाएंगे। पहले हम लोग 2.5 रुपये 3 रुपये किलो में लेते थे, अभी उसकी किलो की 6 रुपये किलो का रेट हो गया। 6 रुपये किलो में भी माल मिल नहीं रहा है, रुपये देने से भी माल नहीं मिल रहा है, ये मुश्किल है। तो भी आसपास से सभी से निवेदन करके लाएंगे। कोई खेड़, पहले खेड़ वालों को एक जगह मिल जाता था, अभी 4 जगह घूम करके लेके आएगा। तो जोराट वासियों की तरफ से कोई मतलब सूचना या कुछ है? जोराट वासियों की तरफ से आज मतलब सबका सहयोग मिला है और आज पेपर में दिया जाएगा या इसमें मीडिया में दिया जाएगा, तो कल उम्मीद है कि ज़्यादा मिलेगा। और जोराट ही नहीं, वैसे आसपास सब जगह से ही आएगा, क्योंकि नहीं आए तो गायें जिंदगी कैसे रहेगी। और भगवान तो सबको प्रेरणा दे करके जरूर भेजाएंगे। सबके अंदर तो भगवान का वास है, और जब गाय को हम माता मानते हैं तो उसके लिए तो सबका ही मतलब इच्छा रहता है कि हम दान देवें, तो ज़रूर दान मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और उससे गायें जिंदी रहेगी, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आग जो लगी थी कितने बजे लगी थी और कैसे लगी? हाँ, आग हमको हमारा ऑफिस में लैंड फोन पे फ़ोन गया, तो अभी बराबर सुबह का 7 बजे, तो अभी हमारा एक टीम लेके हम गाड़ी लेके इधर पे पहुंचा और देखा गौशाला की जो खेड़ था, दाना, गोरू का दाना,
उसमें आग सारी तरफ से घेर लिया और हमारा आदमी ने बहुत कोशिश करके जुई को कंट्रोल किया और अभी तक हम जुई को कंट्रोल करने के लिए अहरह चेष्टा कर रहा है और जेसीबी भी बुलाया, जेसीबी भी बहुत हमको काम में लगाया और काम में लगाकर अभी 2-3 घंटे में बाद ये जुई को पूरा कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, गाय नहीं था, सिर्फ एक तो खेर को जो काटता है मशीन वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसको निकाला। फिर हमने देखा जुई तो बहुत बड़ा है और हमारा और भी गाड़ी मंगाया स्टेशन से, तब जाकर ये जुई कंट्रोल हुआ। कितना गाड़ी आया था? मैक्सिमम 5 गाड़ी था। 5 गाड़ी में से मतलब आपके अभी तक टोटल 5 गाड़ी आई थी या नहीं, हम एक गाड़ी में डिलीवर दे रहा है और उसके बाद एक के बाद एक गाड़ी आकर हमारा पानी इधर पे दे रहा था, क्योंकि पानी का इधर के कोई सप्लाई का कोई जुगाड़ नहीं था और हमारा गाड़ी स्टेशन से पानी लेके इधर तक आया, फिर जाता है। ऐसे करके हम जुई को कंट्रोल किया। कितना गाड़ी ऐसे करके आपने मंगाई है? 22-25 गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी है? आ चुकी और है। अभी तक सुबह की 4 बजे से लगी हुई आग अभी तक आपकी यहाँ पे बुझी नहीं है? बुझी नहीं, अभी 2-3 घंटा और ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इधर पे करेंट का भी प्रॉब्लम है, करेंट नहीं चला जाता है, इसलिए हमारा तकलीफ होता है। हमारा जो ऑफिस का टॉस है उसमें से ही हम बुझाकर लाइट लगाकर हम कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी 2-3 घंटा और लगेगा। ये गीता गौशाला वो उससे बातचीत हुई थी, लेकिन हम जब जुई के आग बुझाने के काम में लगा था, इतना भी कोशिश नहीं हुआ था, क्योंकि वो मालिक कौन है हमको पता नहीं था। बाद में पता चला कि यही मालिक है और उसने खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। अभी 8 बज गया, अभी भी रात को खाना इधर पे ही मिलने का वो बोल रहा था और वो समय समय पे खाने का पूरा बंदोबस्त कर रहा है।